हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं अपनी बात इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक टॉपिक से शुरू करूंगा। कैम्ब्रिज और इंपीरियलिस्ट स्कूल के राइटर्स के साथ ही कई अन्य स्कूल के भारतीय इतिहासकारों के द्वारा यह बताया गया है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसरॉय लॉर्ड डफरिन की इनिशिएटिव पर हुआ। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लॉर्ड डफरिन के प्रयासों के परिणाम के रूप में देखा गया। इन लेखकों के अनुसार लॉर्ड डफरिन ने A.O. ह्यूम, जो भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, के साथ ही कुछ अन्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीयों का एक संगठन स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा। एक ऐसा संगठन जो ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय जनमानस में व्याप्त असंतोष के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व, एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य कर सके। इन इतिहासकारों का मत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन की इसी पहल की परिणति थी। हम इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की दृष्टि से जिन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे, उनसे यह स्पष्ट होगा कि डफरिन की इनिशिएटिव और सुरक्षा वाल्व से संबंधित सिद्धांत आज स्वीकार्य नहीं है। कहीं कहीं मैंने तथ्यों का संक्षिप्त विश्लेषण भी किया है, ताकि ऐसे टाइप क्वेश्चंस की दृष्टि से भी मेरा यह टॉक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सके। सबसे पहले मैं इंडियन एसोसिएशन के विषय में कहना चाहूंगा, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था और जिसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। इसकी स्थापना सन 1876 ईस्वी में हुई थी। मेरी दृष्टि में यह ब्रिटिश भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जिसका स्वरूप अखिल भारतीय था। यद्यपि इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, किंतु इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण मोहन बनर्जी थे। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को यह अंतर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन को ब्रिटिश भारत का प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन मूलतः दो कारणों से माना जाना चाहिए। पहला, इसने लिट्टन के कार्यकाल में पारित वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध किया, और दूसरा, इसने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम उम्र सीमा, जो लिट्टन के कार्यकाल में 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, उसका विरोध किया। इतिहासकारों की दृष्टि में लिट्टन की सरकार के इन निर्णयों का भारत की हर जाति, हर धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के लोगों पर समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश भारत के संपूर्ण इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय मुद्दों को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया एवं उनके विरोध में आवाज उठाई, इसलिए उसे प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन माना जाना सर्वथा उपयुक्त है। पोएट वायसरॉय और वायसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर जैसे नामों से ख्यात लिट्टन के कार्यकाल में ऐसे कई स्टेप्स लिए गए जो भारतीय हितों के प्रतिकूल थे। सबसे पहले उसने 1877 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी। इसके बाद उसने 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसने भारतीयों से एक प्रकार से कहें आत्मरक्षा का उनका अधिकार ले लिया। फिर 1878 में ही उसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया, जिसने भारत की देशी एवं स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
इंडियन एसोसिएशन ने लिप्टन सरकार के इन सभी कार्यों का अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया। यह इंडियन एसोसिएशन के आंदोलन का परिणाम था कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम सन 1881 में निरस्त कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन का इतिहास अत्यंत संक्षिप्त रहा। उसने 1883 एवं 1885 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन जरूर किया, पर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ब्रिटिश भारत के इतिहास में ऐसे कई राजनीतिक संगठनों का उल्लेख है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित किए गए। सबसे पहले मैं जमींदारी एसोसिएशन का उल्लेख करना चाहूंगा, जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से ख्यात हुआ। सन 1837-38 में स्थापित बंगाल के इस संगठन का संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर को माना जाता है। यह सच है कि इस संगठन का उद्देश्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एक पर्टिकुलर क्लास जमींदारों के क्लास इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। पर जो भी हो, मेरी दृष्टि में यह ब्रिटिश भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसके बाद 1843 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारत में स्थापित यह दूसरा राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य लैंड होल्डर सोसाइटी के विपरीत समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना था। इस संगठन में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त बंगाल के यंग इंटेलेक्चुअल्स थे और इसका नेता और प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन था, जो विग आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर भारतीय हितों की रक्षा और भारत की प्रगति को अपना कर्तव्य समझता था। बंगाल में स्थापित इन दो राजनीतिक संगठनों के पश्चात संपूर्ण भारत में भारतीयों के द्वारा सार्वजनिक एवं राजनीतिक संगठन स्थापित करने का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं बंगाल के ही एक संगठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का उल्लेख करूंगा, जिसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष राजा राधाकांत देव और प्रथम सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगले वर्ष अर्थात 1852 में मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। 1852 में ही बंबई में बॉम्बे एसोसिएशन या बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक जगन्नाथ शंकर सेठ थे। सन 1870 ईस्वी में पूना में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, जिसके संस्थापकों में महादेव गोविंद राणाडे, एस.एच. चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी थे। औंध नामक देशी रियासत के शासक बाबा साहेब पंत प्रतिनिधि इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। आप जानते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा ने बाल गंगाधर तिलक सहित नेशनल स्टेचर के कई नेता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिए। पुणे सार्वजनिक सभा के उपरांत बंगाल में एक संगठन स्थापित हुआ, द इंडिया लीग, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में अवस्थित था। 1875 में स्थापित इस संगठन की स्थापना शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी ने की। यद्यपि यह संगठन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया, पर निश्चय ही इसने 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के लिए एक मजबूत भूमि प्रदान की होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के ठीक पूर्व मद्रास और बंबई में क्रमशः
मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू थे, जबकि 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता आदि के नाम लिए जाते हैं। ब्रिटिश भारत में स्थापित इन राजनीतिक संगठनों के साथ ही इंग्लैंड में भी ऐसे कई राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए। इनमें सबसे पहला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 1839 में राजा राम मोहन राय के मित्र विलियम एडम के द्वारा लंदन में की गई। 1841 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके पूर्व 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम का ही एक अन्य संगठन जॉर्ज थॉमसन ने लंदन में स्थापित किया। वही जॉर्ज थॉमसन जिसका उल्लेख मैं 1843 में स्थापित बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संदर्भ में कर चुका हूं। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ख्यात दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने भारतीयों एवं सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारियों का एक संगठन स्थापित किया, जहां भारत एवं उसके भविष्य के संबंध में विचार विमर्श किए जाते थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड लिविडेन थे। विद्यार्थियों को इस तरह के अंतर को स्मरण रखना चाहिए। इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अंत में मैं इंग्लैंड में स्थापित दो अन्य संगठनों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जो 1870 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से मेरी कारपेंटर के द्वारा ब्रिस्टल में स्थापित किया गया। इस संगठन का पूरा नाम नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया था। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन इंडियन सोसाइटी था, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1872 में लंदन में की थी। इसका मूल उद्देश्य ब्रिटेन में निवास कर रहे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करना था। स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कई राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। इसलिए कैम्ब्रिज और इंपीरियलिस्ट स्कूल के इतिहासकारों का डफरिन की इनिशिएटिव और सेफ्टी वाल्व से संबंधित मत मेरी दृष्टि में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन की स्थापना के लिए एक राजनीतिक वातावरण पूरी तरह तैयार था। डफरिन, ए.ओ. ह्यूम आदि अंग्रेजों ने वातावरण में व्याप्त गंध को पहचाना। कह सकते हैं उन्होंने हवा के रुख को महसूस किया और उसके प्रवाह में सम्मिलित हो गए। 1885 में विथ डफरिन, विथ ए.ओ. ह्यूम या विदाउट डफरिन, विदाउट ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय संगठन का अस्तित्व में आना लगभग तय था। थैंक यू वेरी मच।